चीजें लर्न की हैं या फिर जानी है, उसके हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपको क्या लगता है कि एक बिजनेस में या फिर कहीं पे भी आगे सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पास में हमारे अंदर में होनी चाहिए या फिर हमारे पास में होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो की इंग्रेडिएंट होता है कि हम आगे बढ़ सकें? कौन सी ऐसी चीज होती है? नेटवर्क, वाई, हंगर, पेशेंस, ओके, विल पावर, दैट्स वेरी नाइस। ड्रीम, वाई बहुत लोगों का, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर में, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ड्रीम माइंडसेट, जुनून टाइप, अब यस आप कह सकते हो, पैशन होना चाहिए, ओके, कॉन्फिडेंस, नॉलेज। ये रिस्पॉन्सिव ऑडियंस देख के ना सच्ची में मजा आता है कोई भी सेशन लेने का। दैट्स वेरी नाइस। ओके, तो आज का सेशन का स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी लाइफ में आपको आगे सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है लाइफ में आगे बढ़ने का वो होती है जिद। जिद, एक इंसान के अंदर में जिद होनी चाहिए कि वो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, उस इनकम पे पहुंचने के लिए, जो भी उसने माइंडसेट अपना ड्रीम अपना प्लान किया हुआ है, कुछ भी उसके अंदर एक जिद जरूर होनी चाहिए उसको पूरा करने के लिए। जैसे आपने अभी बचपन में देखा होगा कि बचपन में जब आप जिद करते थे तो लोग क्या बोलते थे? जिद करो या जिद मत करो। क्या बोलते थे? जिद करो या जिद मत करो। बोलते थे जिद मत करो, ठीक है। और आप फिर यस। भी जिद करते थे कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। और जब ऐसा जिद करते थे तो क्या करते थे हमारे पेरेंट्स? मारते थे हमें। हमें मारते थे, हमें डांटते थे कि नहीं तुम्हें जिद नहीं करनी है। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? डेफिनेटली करते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर और जिद आप करते थे तो क्या होता था? तो और मार पड़ती थी, ठीक है। लेकिन एट लास्ट में आके मम्मी क्या कहती थी? एट लास्ट में आके मम्मी कहती थी कि ठीक है इसको दिला देते हैं, इस बार दिवाली पे एक बार इसको दिला ही देते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे अंदर जिद होती है ना, और हमारे अंदर जिद आ जाए तो हमें भी देखने वाला एक पर्सन ऊपर बैठा हुआ है। और हम जब उससे जिद करते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो भी हमारे लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप से हर्डल्स लाता है और हमें टेस्ट करता है कि कितने जिद्दी हैं हम उसको पाने के लिए। और जब हम वो जिद, वो जुनून, वो पैशन, वो सब कुछ दिखा देते हैं कि नहीं मुझे करना ही करना है, चाहिए ही चाहिए, अगर वो दिखा देते हैं तो एक बार के लिए वो भी सोचता है कि नहीं अब मुझे दे देना चाहिए। ऐसा हमारे मन में भी आता है, डेफिनेटली आता है। आपने देखा होगा कि बचपन में जब हमसे बोला जाता था कि हम किसी टॉय के लिए जिद करते थे, तो पापा क्या करते थे? पापा बोलते थे कि नहीं यार तुम्हें अच्छा फर्स्ट आ जाओ तब तब तुम्हें हम वो टॉय दिलाएंगे। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? हाँ डेफिनेटली करते थे, ठीक है। तो उनको भी पता है कि बच्चा फर्स्ट पता नहीं कब आए ना आए, ठीक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज वो कॉम्प्रोमाइज करवा लेते थे। उसी तरीके से हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों की जिद करते थे, ठीक है। तो ये जो जिद होती थी हमारी, क्या करते इसी जिद की तरह ना, हम हमें कॉम्प्रोमाइज करना सिखा देता था। जैसे बस में हम बैठे हैं, ठीक है, अब बस में बैठ गए हैं तो कॉम्प्रोमाइज हमें इस तरीके सिखा दिया था कि जब तक अगर बस वाला जो कंडक्टर है वो भूल जाए अगर टिकट लेना, तो हम सोने का नाटक बहुत अच्छा करते थे। सोने का नाटक कर लेते थे ताकि जब हम हमारी नींद तभी खुलेगी जब स्टैंड आ जाएगा हमारा। तो कॉम्प्रोमाइज हमें करना ज्यादा सिखाया जाता था और जिद करना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता था। अब इसी माइंडसेट से हम ज्वाइन कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब नेटवर्क मार्केटिंग हम इसी माइंडसेट से ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब हमारे माइंड में तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ बड़ी हुई है। अब करनी यहाँ पे जिद है कि कैसे करना, अब क्योंकि वो दोनों मैच नहीं कर पा रहा है। अब इसी तरीके से मेरे साथ में मेरी लाइफ में भी हुआ। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इलाहाबाद मांडा जिले के बहुत छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। छोटे एरिया से बिलोंग करना और बहुत स्मॉल फैमिली से बिलोंग करना, तो ऐसी मेरी लाइफस्टाइल थी उस टाइम पे। जैसे आपने देखा कि बोरियों को सिल सिल के आप जैसे चारपट्टी बिछाते, तो वैसे ही टाइप से मैंने पढ़ाई की और बचपन की कोई भी क्लासेस मैंने नहीं पढ़ी है। तो जब कहते हैं ना कि हर पर्सन की जब एक ऑटोग्राफ बायोग्राफी आप पढ़ोगे, तो आपने देखा होगा कि वो अपनी लाइफ से कैसे चैलेंजेस को पार कर करके आगे निकले। मेरी लाइफ में भी भगवान मुझे टेस्ट कर रहे थे। और यस, 8 साल की उम्र में मेरी फैमिली को पता चला कि नहीं मेरे फादर को लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। जब ये बात पता चली मेरी फैमिली को, तो कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है, हमें नहीं पता होता है कि कल कौन से दिन में कितनी पैसों की जरूरत पड़ जाए, कल क्या हो जाए, नहीं पता था। और जब जिन जिन लोगों के पास में मैं और मेरी मॉम गए,
कि नहीं यार थोड़े से पैसों की अरेंजमेंट हो जाए, किसी तरीके से अरेंज कर ले जाए, लेकिन नहीं हो पाया। उतने पैसे अचानक से कहीं से नहीं आ जाते। लोग बोल तो देते हैं, हमारी फैमिली भी बोल देती है, "अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या ज़रूरत है तुम्हें पड़ा काम ज़्यादा काम करने की, ये करने की, वो करने की, दौड़ने की, भागने की, अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए।" लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस दिन वो नहीं होंगे, उस दिन क्या दोबारा से शुरुआत हो पाएगी वहाँ से? वो सफ़र मुझे नहीं करना पड़ेगा, वो सफ़र तो पूरी फैमिली को करना पड़ता है, तो रिग्रेट करना कहाँ सही है? रिग्रेट करना बिल्कुल भी नहीं सही है। तो हमारे पास में इतनी फाइनेंशियल कंडीशन तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके पापा के पास में टाइम नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आया कि पैसों की और टाइम की वैल्यू क्या होती है। क्या होती है टाइम की और पैसों की वैल्यू, और ज़िद ठान ली कि ये जो इस तरीके से सिचुएशन आई है और जिस तरीके से मैंने अपनी मॉम को देखा है उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी मेरी फैमिली होगी, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कोई इंसान, जो लोग लोग बोलते रहते हैं कि नहीं हम हैं तुम्हारे साथ के लिए, जो सांत्वना देते रहते हैं, जो सिंपैथी देते रहते हैं, 1 रुपया जेब से निकालने को बोल दो, नहीं निकलेगा जेब से। तो वो सिचुएशन जब मैंने देख ली ना, मैंने कहा कि ज़िद ठान ली, नहीं ये सिचुएशन मेरी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगी। कहते हैं जब एक बार मार पड़ती है तो बहुत तगड़ी से मार पड़ी उस टाइम पे, और इतनी तेज़ पड़ी कि नहीं अब ज़िद आ गई कि नहीं करना ही करना है। मेरे नाना ने मुझे वहाँ से लेके इलाहाबाद से लखनऊ में आए, और जब लखनऊ में आए, मैं हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई लड़की थी, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में मैंने एडमिशन लिया कि नहीं मुझे इंग्लिश पढ़नी है। मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, किसी भी तरीके से मुझे वहाँ पहुँचना है जहाँ पे मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही कर सकूँ एनी हाउ। मेरे मम्मी को तुरंत-तुरंत मेरे जॉब कहते हैं कि एक ह्यूज इंस्पिरेशन होती है हमारी फैमिली की, जो मदर्स होती हैं, वो ह्यूज इंस्पिरेशन होती है क्योंकि अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती हैं। किसी भी सिचुएशन में भले ही खुद खाना ना खाएँ, लेकिन अपने बच्चे को खिलाती हैं। तो क एक नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है ना, वो तो हमने अपने मदर से ही सीख लिया होता है, कि नहीं यार जब उन्होंने गिव अप नहीं किया ऐसी सिचुएशन में, वो रोए नहीं, वो थके नहीं, तो मैं कैसे रुक सकती हूँ? मैं किस कंडीशन में रुक सकती हूँ? मैं भी नहीं रुक सकती, क्योंकि कहीं न कहीं मैं सीख तो अपने फैमिली से रही हूँ। अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने लिखाने के लिए, तो मैं कैसे वे गिव अप कर लूँ अपनी मम्मी को फ्यूचर देने के लिए। मैं भी गिव अप करने वालों में से नहीं थी। मैंने भी कहा कि नाना बताओ क्या तरीका है जिससे मैं पहुँच सकती हूँ उस पोज़ीशन पे। नाना ने कहा पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ। ज़िद ठानी कि नहीं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है तो अच्छे मार्क्स से कंप्लीट करूँगी, और 10th क्लास में 96% मेरे मार्क्स रहे। क्योंकि ठान लिया था कि नहीं अब जो भी करना है वो करके ही दिखाना है, एनी हाउ वो कंडीशन दोबारा नहीं आनी चाहिए। और पूर्णिमा नहीं पता कि कल क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज आज कैसा है, आज कैसे करना है वो मुझे करना है। एक बार सोचा था कि नहीं अपने लिए कुछ करके दिखाऊंगी, फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत करना चाहती, उसमें भी ज़िद ठानी कि नहीं यार करना है, अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है, इस फील्ड में बहुत ऊँचे तक जाऊँगी। और यस, मैंने जो इंडिया लेवल पे बेस्ट फैशन डिजाइनिंग के कॉलेजेस थे, वो सारे कंप्लीट किए, और एनआईडी, निफ्ट एंड पर्ल में मुंबई ब्रांच से मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन उतने पैसे नहीं थे। फिर से भगवान ने एक बार मारी कि नहीं, ठीक है, नहीं करना तुझे, नहीं मिलेगा तुझे ये सब। ठीक है, तुझे जो सोच रहे नहीं मिलेगा। बोल दिया उन्होंने भी। लेकिन नहीं, मैं रुकने वालों में से कहाँ थी। मैंने कहा ठीक है, अगर आज पैसों की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है, तो सबसे पहले पूर्णिमा पैसा ही कमाएगी सबसे पहले। नहीं प्लान कर लिया कि नहीं करना है, इनकम करनी है, और जब ये अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई, यस, मुझे अपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। 80,000 में मैंने अपना 4 साल का बीटेक किया, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मार्क्स अच्छी होने की वजह से बीटेक में एडमिशन हुआ, और लास्ट ईयर में आती जब ये अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई, मेरे सामने रजनीश कुमार रोशन, मेरे ग्रेट अपलाइन, और दिनेश कदम सर ने ये अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने जब लेके आए, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो। तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि यार कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी कोई मुझे बताने तो आ रहा है आज तक, वरना ऐसा तो कोई किसी ने बताया भी नहीं था कि ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी भी। मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो 2 लाख पैकेज पता था अप्रॉक्स में, साल भर का, पूरा साल भर का 2 लाख का पैकेज मिल जाए, वही एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे उन्होंने बताया कि मंथली कमा सकते हैं। मैं बहुत नेगेटिव थी, अलग-अलग कंपनी से, अलग-अलग जगहों से, जो लोग बोल रहे थे, इधर बोल रहे थे, उधर बोल रहे थे, तो मुझे ये बात पता चली कि यार आईआईएम में भी तो लोग इतना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन करके वहाँ तक पहुँचते हैं। आईआईटी में भी पहुँचते हैं, लेकिन आईआईटी, आईआईएम में भी फेलियर्स और टॉपर्स निकलते हैं। उसमें भी सबका प्लेसमेंट नहीं होता, उसमें भी टॉपर्स एंड फेलियर्स निकलते हैं। तो जब हम वहाँ पे टॉपर्स को देख के जाते हैं, तो एक बार इस इंडस्ट्री का लॉजिक भी तो समझ में आए।
कि इस इंडस्ट्री का लॉजिक क्या है। यस, और मैंने उसको समझा और बहुत अच्छी तरीके से उसको क्लियर किया कि नहीं यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे बाद में मेरी फैमिली को इनकम आ सकती है। और यही जानना था मुझे, यही जानना था कि नहीं यार, ऐसा कुछ अगर मुझे पता चल जाए। उन्होंने मुझसे बस 3 क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझसे कहा कि या तो आपकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा, या तो आप इसको स्टार्ट करते हो और बहुत अच्छी तरीके से अपना चांस देते हो लेकिन उतनी अच्छी इनकम पे नहीं पहुंच पाते हो, और या तो आप स्टार्ट करते हो और बहुत अच्छी इनकम पे भी पहुंच जाते हो और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी पा जाते हो। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ तो लाइफ तो जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेगी, लेकिन स्टार्ट कर लिया तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में आगे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मेरे पास में लॉस करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकती। और जिद ठान लिया कि नहीं, करके ही दिखाना है, किसी भी हाल में करके दिखाना है। और पता था कि नहीं, अपनी फैमिली की अगर दशा को बदलना है तो दिशा को तो बदलना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस तरीके से सिचुएशंस हैं उस तरीके से मैं अपनी फैमिली को नहीं बना सकती हूँ। मुझे पता था कि एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। आज के टाइम पे अगर मकान की आप बात करो तो 1000 स्क्वायर फीट की जमीन भी ना कम से कम 30 लाख रुपए में मिलती है। आज 30 लाख रुपए में है तो आप सोच के देखो कि अगर मैं 10,000 रुपए भी बचा रही हूँ अपनी सैलरी के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए मैं कम से कम पूरे साल भर में कमाऊंगी, तो 30 लाख जमा करने में मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और जब तक मैं जमा करूंगी ना, तब तक इसकी जमीन की कीमत भी 30 लाख से बढ़ जाएगी। तो फिर घर कब आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कब आएगी, कब मेरा गाड़ी बनेगा। इस तरीके से मेरे समझ में आ रहा था कि नहीं यार, करना है। अगर यहाँ से ये दिख रहा है ना, ये पर्सन कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। और एक विश्वास के साथ में मैंने शुरुआत की। और जब शुरुआत की तो कहते हैं ना कि नहीं, अगर आप स्टार्ट करते हो, प्लान करते हो, तो आते हैं। कभी आसान चीजों के कभी पैसे मिले हैं आपको? आसान चीजों के पैसे नहीं मिलते। ठीक है, जब अमीर रहना, अमीर होना क्या आसान होता है? नहीं, आसान नहीं होता है। कि गरीब रहना आसान होता है? नहीं, गरीब रहना भी आसान नहीं होता है। तो जब स्ट्रगल करनी ही है तो मैं 10,000 की स्ट्रगल क्यों करूं, मैं 1 लाख की स्ट्रगल क्यों ना करूं। और यही सोच के मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया। और मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया, यस, मैंने बहुत प्लान्स दिखाए। मैंने, क्योंकि लाइफ में एक चीज सीखी थी, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट डिसीजन में ले पा रही थी। मुझे इतना पता था कि कहीं ना कहीं अगर मैंने इस बिजनेस पे विश्वास किया है, मैंने इसको प्लान किया और मैंने देखा कि ये पर्सन कर सकते हैं, तो अपनी कैपेबिलिटी को मैं क्यों जज करूं, मैं जज क्यों करूं। जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैंने स्टार्ट किया प्लान दिखाना। बहुत से चैलेंजेस थे, बीइंग अ गर्ल, बहुत सारे सिचुएशंस थे, लेकिन वो सारी सिचुएशंस मैंने नहीं, मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं करना है। मेरी लाइफ में फोकस देखना है, फोकस किधर है मेरा फोकस। अगर आप लाइफ में वो चीजों के ऊपर फोकस करते हो जो आप लाइफ में नहीं चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे जो सोल्यूशन है उस पर फोकस करना है, तो हमेशा आपको सोल्यूशन ही नजर आएंगे। मेरे साथ में सुबह में मैं घर का खाना वगैरह बनाती थी, उसके बाद में मेरी मॉम ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे, मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज के बाद में मैं 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि मैं अपने भाइयों की जितनी भी बेसिक नीड्स है वो पूरी कर सकूं। उसके साथ साथ में मैं अपने भाइयों की पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करना, उनको पढ़ाना, खुद को भी पढ़ाना, वो सारी चीजें हैंडल करती। तो रात में 11-12 बजे तक जाके 11 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ा के वापस आती थी। और तब जाके मेरी सिचुएशन उस तरीके से चल रही थी कि नहीं यार, अब खुद के लिए पढ़ना है, इतना करना है। तो ये सारी सिचुएशन के बीच में मैंने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग। इन सारी सिचुएशन, फोर्थ ईयर था, बोला भी गया, बहुत लोगों ने बोला कि फोर्थ ईयर है, खराब हो जाएगा तेरा, पूरा साल खराब हो सकता है, अभी तुमने पूरी 83% स्कोर कर रही हो, तुम अपना अपनी अच्छी तरीके से बेस्ट दे रही हो, लेकिन तुम्हारा सब कुछ खराब हो सकता है। लेकिन नहीं, मुझे ये बात समझ में आ गई थी, सब तो खराब तब हो जाएगा जब मैंने चांस ही नहीं दिया। तो कल को बीमार, कल को मैं बताऊंगी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा होंगी, लेकिन आज अगर चांस नहीं लिया ना तो कल रोना पड़ जाएगा। कल नहीं रोना चाहती मैं। ठीक है, उसके लिए मुझे आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि अगर मैं टाइम देखूंगी कि टाइम कहाँ मैनेज हो सकता है, तो मुझे टाइम निकाल लूंगी। और अगर मैं देखूंगी टाइम क्यों मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैं टाइम कभी नहीं निकाल पाऊंगी। और ये सोच लिया मैंने। तो मैंने स्टार्टिंग में ही प्लान्स दिखाना बहुत सारे शुरू किए, मैंने लाइन से अपनी लिस्ट। और एक चीज देखी कि मेरे अपलाइंस को मुझे A to Z फॉलो करना है। A to Z कॉपीराइट बनना है। जो माइंडसेट उनका है, सबसे पहली बात तो लोग काम कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन माइंडसेट कॉपी नहीं कर पाते।
माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश की कि किस तरीके से उनका बिहेवियर है, बात करने का तरीका है, किस तरीके से लोगों से वो बात करते हैं। मुझे इतना पता था कि अगर इनकी तरह मैंने बात करना सीख लिया तो कहीं ना कहीं जो मेरी जर्नी है वो और आसान हो जाएगी, और उसके साथ साथ में मुझे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मुझे मिलेगा। प्लान दिखाना शुरू किया। कॉलेज के बीच में कैंटीन में बैठ के प्लान दिखाती थी। जैसे ही कॉलेज खत्म होता था वैसे ही डीएलसीपी पे जाके परचेजिंग वगैरह कराना, उसी में वहीं पे बेसिक ट्रेनिंग करना। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद में जस्ट मैं अपने ट्यूशंस पढ़ा के जब वापस आती थी तो फिर सारे कोर मेंबर्स को सबको बात-वात करना। तो ये सब चीज़ें क्या थी? ये एक ज़िद थी, एक जुनून था कि नहीं यार ये मुझे चाहिए ही चाहिए। एनी हाउ माइंड में एक स्क्रिप्टिंग चल रही थी कि नहीं, अगर ये पर्सन कर सकते तो मैं भी करूंगी। अगर इसको सीखना, ये 30 मिनट की प्रेजेंटेशन है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बस अगर यही प्रिपेयर करना है और इससे ही मुझे वो लाइफ मिल सकती है, भले ही 1 साल मिले, 2 साल मिले, 3 साल मिले, तो अभी कोई बुढ़ापा नहीं आ रहा मेरा। 3 साल 4 साल भी बाद में मिलेगी तो, लेकिन मिलेगी तो। ऐसे तो मुझे मिलती हुई भी नहीं दिख रही है, तो कम से कम मिलेगी, चीजें बेस्ट मिलेंगी। स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में हर्डल्स आए, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। बहुत बार ऐसा बोला कि नहीं पूर्णिमा, तुम देख रहे हो तुम कितना दौड़ रहे हो, ये कर रहे हो, अपनी हालत देखिए तुमने। इस तरीके से भी बोला उन्होंने, कहा कि कौन से काम में पड़ गई, तेल साबुन शैम्पू का बिजनेस है, ये तुमने इंजीनियरिंग इसीलिए की थी क्या, यही काम करने के लिए। मॉम, मेरी मदर ने इतनी बार मुझे टॉन्ट मारा, इतनी बार बोला कि तुम मेरे पूरे घर का बिल्कुल खराब कर रही हो, तुम घर का नाम डुबा रही हो, अधिकारी की लड़की हो तुम, अधिकारी थे तुम्हारे पापा और इस तरीके से तुम पूरा नाम डुबा। तो मेरे समझ में आ गया कि नहीं। मैंने एक चीज बोली अपने फ्रेंड से, मैंने कहा कि एक बात बताओ, एडवर्टीजमेंट कौन करता है? टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट आता है वो कौन करता है? वो सेलिब्रिटीज करते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी जो होते हैं एडवर्टाइज करते हैं, सामान बेचते नहीं है। एडवर्टाइज, और हमारा काम एडवर्टाइज करने का है। तो ये बात को थोड़ा सा समझो। जब मेरा फर्स्ट चेक आया 139 रुपीज का, यस, फर्स्ट चेक 139 रुपीज आया, तो बहुत लोगों ने हंसा, 139 रुपीज का चेक है। बस मैंने इतना कहा कि जो इस कंपनी में 1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं ना, उनका भी परफॉर्मेंस बोनस का इनकम एक बार देखा मैंने कि 1,000 रुपए के अप्रोक्स में आया था। तो मैंने कहा था छोटा गेम नहीं खेलना है, छोटा गेम के लिए नहीं आई हूँ मैं। उनका भी 1,000 का आ रहा है, मेरा भी 200-300 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बड़ा गेम खेलना है, ठीक है, और बड़ा गेम खेलना है तो पेशेंस रखने की जरूरत है और जिद ठानने की जरूरत है कि नहीं यार करके दिखाना है। और जब प्लान किया कि नहीं कहाँ से गलती हो रही, गलती चूक कहाँ से हो रही, इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दी। पहले मैं उसको मिस्टेक लिस्ट में लिखती थी, लेकिन फिर मैंने इंप्रूवमेंट लिस्ट बनाई, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव माइंडसेट जानते कहाँ से मिलता है? हमारे आसपास के लोग। अगर हमारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, ठीक है, तो वो 4 जगह जाके आप नेगेटिव बातें ही करना शुरू करोगे और उनके सामने अपने आप को बड़ा दिखाओगे। लेकिन जब आपसे बड़े लोग हैं वहां पे प्रेजेंट, आपसे आपसे ग्रोइंग लोग हैं जो उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब आप उनके साथ में रहते हो तो आपको ये फील होता है कि यार सर लोगों ने कितना बड़ा किया हुआ है, मैं तो अभी बहुत छोटे पे हूँ, मुझे और करने की जरूरत है। तो ये एटमॉस्फेयर, मैंने कहा कि नहीं, अगर सर प्लान दिखा रहे हैं या फिर कुछ भी चीजें, तो मुझे A to Z कॉपी करनी है। अगर सर से टाइम लिया है, गेस्ट नहीं पहुंचा मेरा, तो वो 1 घंटे को वेस्ट नहीं करना है सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग में लगाते लगाते। उसी टाइम पे सर से कुछ चीजें मैं नोट कर लूं, कुछ चीजें लिख लूं किसी तरीके से। चाहे चाहे बरसात हो रही थी, चाहे धूप है, चाहे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। संडे एकदम डन हुआ करता था कि मैं 5 डीएलसीपी पे दिखूंगी, सुबह से शाम तक मैं 5 डीएलसीपी, चाहे कैसी कंडीशन रहे। मैं ये नहीं बोलती कि कंडीशंस कंडीशंस हर इंसान के पास में होती हैं, प्रॉब्लम्स हर इंसान के पास में होती हैं। सबकी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी जर्नी होती है, सबके अपने वो होते हैं। बस आपको ये देखना है कि व्हाट यू वांट। अगर आप वो नहीं काम कर पा रहे हो तो आप किसी भी पर्सन की लाइफ में इंस्पिरेशन नहीं बन सकते कि नहीं यार ये काम ऐसे होता है। आप वो करके दिखा रहे हो, तो सबसे पहली बात तो प्राउड आपकी फैमिली ही करती है। जिस तरीके से मैं प्राउड करती हूँ अपनी मदर के ऊपर, उसी तरीके से आपकी फैमिली भी प्राउड करती है कि नहीं यार ये लड़की ने कभी गिव अप नहीं किया, मेरे मदर ने कभी गिव अप नहीं किया। वो प्राउड मोमेंट फील होता है। उस प्राउड मोमेंट को मैं चाहती थी कि नहीं यार एक बार ठान लिया तो होगा। पैसे नहीं थे जेब में पेट्रोल के, गाड़ी स्कूटी मेरे पास में थी और पेट्रोल के पैसे मेरे पास में जेब में हुआ नहीं करते, क्योंकि मम्मी से कभी पैसा लेना सीखा नहीं था। कि जब से हमेशा तक ट्यूशंस पढ़ा रही थी बचपन से ही, अप्रोक्स में 10th 9th क्लास से ही मोस्टली मैं ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती थी। तो मैंने कहा कि कभी पैसे लेने सीखे नहीं थे।
तो मैं क्या करती थी कि जैसे मान लीजिए कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया, तो मैं कभी स्कूटी से नहीं जा रही हूँ, तो किसी को बुला लिया, लेकिन पैसे अगर मान लो कि यहाँ से वहाँ की ट्रैवलिंग पे तो वहाँ से कुछ पैसे निकल गए। इस तरीके से मैनेज करने के ऊपर फोकस करती कि मैनेज करना है। और एक चीज़ ध्यान रहता था कि कोई क्राइटेरिया फ्लो हो जाए, चाहे कैसा भी ग्रुप में क्राइटेरिया फ्लो हो जाए, मैं लाइमलाइट में रहूँगी। मैं उस क्राइटेरिया को अचीव करूँगी, क्योंकि अगर मैंने रोड मैप पे मैं लीडर के तौर पे वहाँ नहीं पहुँची, तो अपने टीम में से किसी को नहीं सिखा पाऊँगी वहाँ पहुँचना कैसे है। पहले प्लान हुआ, प्लान से बढ़ते गए, कहा कि कानपुर में कॉन्टैक्ट निकला है मैम। मैम यहाँ पे मुंबई में कॉन्टैक्ट ने ₹478 का चेक था मेरा। फोर्थ अप्रॉक्स में तीसरे महीने में ₹478 का मेरा चेक था, और ₹478 के चेक में मैं मुंबई गई थी। मुंबई में जाके मैंने वहाँ पे प्लान दिखाया था और मुंबई में जाके मैंने वर्क किया था। ये कभी नहीं सोचा कि नहीं मेरे मेरे कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन वहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं। मैं हूँ, अगर आज मैं प्रेज़ेंट हूँ, तो मुझे वहाँ पे अपना बेस्ट देना है, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी लड़की ये ना बोल सके कि नहीं यार मैं लड़की हूँ इस वज़ह से वहाँ नहीं जा सकती। नहीं, प्लान करना है। अगर हर जगह आप अपने कहते हैं कि मायके जाने के लिए, घर जाने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए अगर आप जा सकते हो, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। आपके जो बच्चे होंगे वो बड़े होंगे, तो बच्चे बड़े होके भी अलग-अलग सिटीज़ में काम करने जाएँगे। तो जब वो काम करने जा सकते हैं एक अननोन प्लेस पे, तो बीइंग अ पेरेंट मैं क्यों नहीं जा सकती वहाँ पे अननोन प्लेस पे? ये बात को समझने की ज़रूरत थी कि नहीं यार वो जा सकते हैं, किसी को मैं भेज सकती हूँ, वो भी तो कहीं न कहीं अपना लगाव वाला पर्सन ही है, ठीक है? तो मैं खुद क्यों नहीं जा सकती? और ये सोच के मैंने कहा कि नहीं आज नहीं तो कल मुझे घर से निकलना ही पड़ेगा, और कल निकलना पड़ेगा, कल हो सकता है अगर मैं आज कॉन्फिडेंट नहीं हुई, तो कल मैं कभी नहीं हो पाऊँगी और ना किसी को कॉन्फिडेंट कर पाऊँगी। अगर खुद में कर दिया तो ये डेफिनेटली श्योर हो जाएगा कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ तो ये भी कर सकती है। इस चीज़ की मैंने प्लानिंग की, क्योंकि आज 16 साल से कंपनी रनिंग कर रही है और मैं ये देख रही थी कि क्यों क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई यंग टैलेंट उठ के वहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए के चेक पे पहुँच रहा है। कुछ तो कहीं चूक हो रही होगी, कुछ तो कहीं को दिक्कत हो रही होगी। अगर उस दिक्कत को मैंने सही कर दिया तो मैं किसी को भी सही करना सिखा सकती हूँ। और इस प्लानिंग के साथ में मैंने वर्क किया, 16,000 का चेक आया मेरा, और 16,000 के चेक के साथ में कहते हैं ना कि जब आप अपना बेस्ट देते हो तो कितनी बार मार पड़ेगी भगवान से। एक बार तो वो भी सोचेंगे लाओ दे देते हैं। और यस, उन्होंने देना शुरू किया जब, तो 16,000 का चेक आया, 24,000 का चेक आया, क्योंकि अब आपको काम करना आ गया। कहते हैं कि एक तरीके से शेरनी के मुँह खून लग जाना। तो जब आपको काम पता चल गया कि कैसे करना है, किस तरीके से जॉइनिंग निकलती है, किस तरीके से काम होता है, क्योंकि यही काम सीखने के लिए आप अपना बेस्ट देते हो। क्योंकि अब आप ज़ीरो से शुरुआत नहीं कर रहे होते हो, अब आप एक्सपीरियंस से शुरुआत कर रहे होते हो। और जब आप एक्सपीरियंस से शुरुआत कर रहे होते हो, तो आप अपना बेस्ट देते हो। और यस, जो मेरा चेक पहुँचा, वो चेक पहुँचा 2,37,000 महीना। यस, मेरा चेक 2,37,000 महीना पहुंचा, जस्ट बिकॉज कि मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि कौन वहां पे मेरे ग्रुप में रिस्पांस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कौन पहले परचेजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन मीटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीएनटी बाबर होती है मैं प्रेजेंट होती हूँ कि नहीं होती हूँ, कुछ नहीं सोचा। बस कहा कि मैं होंगी तो सब होंगे। बस ये सोचा कि मैं लीडर हूँ, मैं होंगी तो सब होंगे। और अगर मैं हुई तो कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस आया कि हर जगह मुझे रहना है और मुझे रह के ही मेरे लोग मुझे फ़ॉलो कर पाएँगे। तो मैंने यही सोच के मैं आगे बढ़ी, मैंने हैबिट लगाई अच्छी चीज़ों की, और अच्छी चीज़ों की हैबिट लगाई। और जब ऐसी सिचुएशन कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, तब आपने देखा कि लॉकडाउन का टाइम आया। यस, लॉकडाउन का टाइम आया, और लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पे हर इंसान की इनकम कितनी ज़्यादा डाउन हुई हर एक फील्ड में, ठीक है? उस टाइम पे भी एक एक पड़ा था भगवान से, तो कहा कि नहीं यार अब तो नहीं कर पाएगी, अब तो इनकम गिर जाएगी, अब तो कुछ जॉइनिंग पता नहीं होगी कि नहीं होगी। सब लोग परेशान थे। सब लोग जहाँ पे परेशान थे, उसी टाइम पे हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉइन थे जिसने अपने ऑपरेशन बंद नहीं किए थे। जिसने अभी भी लोगों का साथ नहीं छोड़ा था, जिसने कंटिन्यूअस बेसिस पे हमें सपोर्ट किया। तो उस दिन से मेरा विजन इतना क्लियर है वेस्टीज को लेके कि नहीं यार ये अगर हमेशा मेरा साथ देगी। और 1,24,000 रिटेन्ड मेरे अकाउंट में ट्रांज़ैक्ट हुए थे उस टाइम पे। 1,24,000 रिटेन्ड, और जस्ट उसको मुझे पता था कि नहीं यार 1,24,000 रिटेन्ड आए हैं, मेरी पैसिव इनकम थी वो, कि नहीं है बिना ज्वाइनिंग कराए मेरी पैसिव इनकम उतनी रिटेन में आई। और जस्ट मैंने कहा कि नहीं अब काम करना ऑनलाइन सिखाना है, हर को खुद को तो आता था दूसरों को भी सिखाना है। और जब सिखाया 1,96,000 का चेक आया, और यही लॉकडाउन के टाइम में मैंने वेस्टीज के थ्रू मेरा हाईएस्ट चेक आया 2,57,000 महीना। यस,
2,57,000 मेरा हाईएस्ट चेक आज वेस्टीज के थ्रू मैं ले पा रही हूँ, और वो इसी वजह से ले पा रही हूँ क्योंकि सब वर्थ इट है। जो उस टाइम पे मैंने दिक्कतें, जो जो मेरे प्रॉब्लम्स आई, जिस टाइम पे मैं 4-4 घंटे खड़ी रहती थी कि मतलब किसी गेस्ट का वेट करते-करते कि वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते थे। कभी मीटिंग में बुलाती थी तो मीटिंग में लोग नहीं आते थे, सब लोग नहीं आते थे, डिमोटिवेट करते थे, मैं किसके लिए बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ में आता था। सब वर्थ इट लगा कि नहीं यार ये आज हुआ ना, आज मेरी डेडिकेशन, मेरे लिए कमाई, अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं यार कोई और रहे ना रहे लेकिन मैं अपने लिए खड़ी हूँ ना, अपनी फैमिली के लिए। मैं जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि सोल्जर खड़ा होता है अपने देश के लिए, उस तरीके से मैं खड़ी हूँ ना अपनी फैमिली की रक्षा करने के लिए। तो वो मुझे खड़ा होना था, इसलिए मुझे अपना बेस्ट देना ही देना था। एनी हाउ देना था। कहते हैं कि एक पीछे का रास्ता मैं देख ही नहीं रही थी कि मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है। मुझे बस आगे का रास्ता दिखता चला आ रहा था, और आगे रास्ते में मुझे या तो वो मुझे हरा देता या फिर मुझे उसे हराना था। और जब मुझे उसे हराना था, फिर आगे किसी भी तरीके से ग्रो करनी ही करनी थी, और डेफिनिटली यस मैंने ग्रो किया। एक सपना देखा था कि नहीं अब कभी अपनी फैमिली के लिए, मॉम के लिए कुछ करना है, और सबने बोला कि नहीं। मैंने एक डेट डिसाइड की नहीं कि इस बार मॉम के बर्थडे पे, जैसा कहते हैं ना कि मम्मी बोल रहे थे कि अपने एक दिन कार आएगी और मेरा बेटा मुझे लेके आएगा बगल में बैठा के। तो उस दिन सपना एक विजन देख लिया कि नहीं, एक अपनी मम्मा के बर्थडे पे मैं ये कार गिफ्ट करूंगी करूंगी, और एसयूवी ही करूंगी। बहुत सारे लोग बोले कि नहीं एसयूवी नहीं करनी, आप सेडान कर लीजिए, आप कोई ऐसी कार ले लीजिए, नॉर्मल कार ले लीजिए, सबने बोला। लेकिन कहते थे एक ठान लिया था कि नहीं यार मुझे इसी डेट में चाहिए, क्योंकि आपकी एज कम है, कैसे इस तरीके से ऐसी हो पाएगी, अभी अपने फेजेस नहीं देखे, कुछ नहीं। मैं कहा मैं मेहनत कर लूंगी, मुझे अपने विश्वास है, मैं उसको उठा लूंगी, किसी भी तरीके से कर लूंगी, लेकिन मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मांगता ही मांगता, और इसी डेट पे चाहिए, इसी डेट पे अरेंज करना है। और यस 27 जनवरी 2020 में मैंने अपने मॉम को 20 लाख की टाटा हैरियर गिफ्ट की। और जब वो आए और वो मोमेंट हुआ उस टाइम पे, जो खुशी उनके उनकी आंखों में थी, जो प्राउड मोमेंट था उनके ऊपर, और जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि लड़का लड़की को रिंग देता है, उस तरीके से मैंने अपनी मॉम को की रिंग दी अपनी कार की। तो वो जो मजा आया ना, वो सब वर्थ इट था, सब वर्थ इट था। कभी भी कहते हैं आसान चीजों के पैसे नहीं मिलते, तो डेफिनेटली ठीक है वो सब वर्थ इट था कि मैंने मेहनत की, और जब स्ट्रगल करना ही है तो 30 साल क्यों करूं, 3 साल क्यों ना कर लूं। और 3 साल में मैंने अपना बेस्ट देने की प्लानिंग की। 2 साल 4 महीने हो चुके हैं आज बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। आज वेस्टीज के थ्रू मौका मिल पाया थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया वगैरह घूमने का। कोई नहीं था, आपको बताऊं मेरे डाउनलाइन में भी कोई नहीं जा रहा था, मेरे जस्ट अपलाइन में भी बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन नहीं, मुझे पता मैं लखनऊ से जाऊंगी, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी और मैं वहां पे जाके मैं अपना कहीं ना कहीं ग्रो करूंगी। मैं उस सिचुएशन को लेके आऊंगी, मैं वो लाइफ टाइम देख के आऊंगी, चाहे कोई करे चाहे ना करे, मैं वहां पे जाऊंगी। और जब मैं वहां पे गई, आज हर एक टीम का मेंबर के अंदर में भी है कि नहीं मैम कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि एक लीडर जब भी कोई कहता है ना कि मैं इसको पहले करके दिखाऊंगा, तो आप अगर अपने आप में लीडर हो ना, तो आप उस काम को पहले करके दिखाओ, आप इंस्पिरेशन बनोगे हमेशा। तो ये प्लानिंग मेरी आज के टाइम पे थी कि आज इस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। जस्ट एक प्लान था कि फर्स्ट ईयर में चेक होगा, दूसरे साल में कार होगी, तीसरे साल में प्रॉपर्टी होगी, और चौथे साल लग्जरी होगी। और इसी प्लानिंग के साथ में आज मैं विजन के साथ में कर रही हूँ। और जिस तरीके से आज बहुत सारी लेडीज है, आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे ऑल अपलाइंस का और डाउनलाइंस का, क्योंकि जरूरी होता है टीम में। आज मैं आपको बताऊं मेरी टीम में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी बहुत रूडली भी बात करते हैं, लेकिन आज सिल्वर डायरेक्टर मेरे बिजनेस में है। आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहकाने के लिए बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि बहके नहीं वो, उन्होंने बोला कि मैम आप समझा रहे हो या मैं समझाऊं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो जब ये ऐसे लॉयल पर्सन अपने टीम ग्रुप में होते हैं ना, और जब ऐसे लोग होते हैं जो जिनके कोई भी फैमिली में कोई भी दिक्कत चल रही होती है, कोई प्रॉब्लम, और स्माइल से बात कर रहे होते हैं आपसे, अपने अपने डाउनलाइन से स्माइल से बात कर रहे होते हैं, और सुबह मीटिंग में वो प्रेजेंट होते हैं, भले वो 1 घंटे के लिए प्रेजेंट हो लेकिन वो मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं ना, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसे ऐसे इंसान जरूर बनिए कि जिसको लोग फॉलो करना चाहें कि नहीं यार मैम ने अगर उस तरीके से किया है तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगी और डेडिकेशन के साथ में करूंगी। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? क्या मैं आपको बताऊं कि वो कौन से प्रोसीजर्स थे जिसको मैंने फॉलो करके आज मैं यहाँ पे पहुंची? क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं उसको जानने के लिए?
कि ऐसे कौन से रोड मैप पे मैं चली जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ. थैंक यू सो मच एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. आई होप सो कि मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. यस मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो, एनी फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें 70% आगे बढ़ने में जो रोल होता है ना, वो आपके माइंडसेट का होता है. 70%, ये भी नहीं कि 60%, 70% जो रोल होता है वो आपके माइंडसेट का होता है कि आपका माइंडसेट किस तरीके की किस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड है. यस, आप कितने ज्यादा सिंसियर हो और कितनी ज्यादा अपनी बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहे हो. मैं आपको अभी यहाँ पे बिजनेस नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आप जो विजन जिसके लिए इस बिजनेस में आए हो, जिस रीजन की वजह से, बहुत सारे लोग होते हैं जो आते तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हैं, लेकिन वो भागने लग जाते हैं पैसों के पीछे. वो आते तो कॉन्टेक्ट के लिए हैं, लेकिन वो भागने लग जाते हैं कुछ और लोगों के कहने पे. तो आप इस बिजनेस में जिस वजह से आए हो, जिस फैमिली के लिए आए हो, जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो, जिसके लिए आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, जिसके लिए आप प्रूव करके दिखाना चाहते हो, जिसके लिए आप स्टेज पे उनको उनको इनवाइट करना चाहते हो, उन सभी चीजों के लिए, उन सभी सपनों के लिए आपकी सिंसियरिटी और आपकी प्रायोरिटी क्या है. आप उसको पूरे दिन में अपने आप को उस टाइम के लिए कितना टाइम दे रहे हो कि नहीं यार, मेरा ये विजन जो है, ये मेरी जो वर्किंग है, जो मैं ये प्लान करके रखा हूँ, या फिर आपने भी प्लान किया होगा, आपने अपनी एनिवर्सरी में प्लान किया होगा कि अपने हस्बैंड को कुछ देना है या अपनी वाइफ को कुछ देना है. आपने भी प्लान किया होगा कि अपनी मदर के बर्थडे पे कुछ गिफ्ट करना है. आपने भी प्लान किया होगा कि अपनी फैमिली में कुछ चीजें लेके आनी है जो आपने सोचा होगा. अपने आप को सेल्फ गेट करने के लिए कुछ लिया होगा, लेकिन उसके लिए सिंसियरिटी और आपकी प्रायोरिटी क्या है. ये कोई कॉलेज नहीं है, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि आप बंक भी करते हो क्लासेस, आप क्लासेस बंक भी करते हो, आप छोड़ते भी हो, आप थोड़ा सा इनसिंसियर भी रहते हो, हर सब चीज रहते हो, फिर भी आपको डिग्री मिल जाती है. लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट अपनी जो विजन है, अपने जो प्लान किया हुआ, क्योंकि डिग्री मिलने के बाद में आपको पैसे का कंफर्मेशन वहां पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे का कंफर्मेशन है कि आप कंटिन्यूअस अपने बेसिस पे लगोगे तो इनकम तो आपके पहले महीने से ही आ रही है. यहाँ पे जो जितना अच्छा टीचर होगा और जितना अच्छा स्टूडेंट बनाएगा, उसका स्टूडेंट पहले महीने से ही पैसा कमाएगा. और पहले महीने से पैसों के पीछे इंसान नहीं घूमता है, पैसों से मिलने वाली चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हमने इस बिजनेस में आए होते हैं, उसके लिए टाइम देना तो बनता है. कि हम कितना ज्यादा पूरे दिन में अपना स्केड्यूल देखो, और लास्ट के 3 दिन का आप देख लो कि 3 दिन में आपने अपने इस बिजनेस को कंसंट्रेटेड होके कितने टाइम पढ़ा, कितने टाइम देखा, कितना टाइम दिया. एक कहते हैं ना कि अगर टॉपर बनना है, जिद ठानी है टॉपर बनने की ही, तो क्या हर हर दिन अगर आप 1-1 घंटा पढ़ोगे तो ज्यादा आप टॉपर बनने के चांसेस बढ़ेंगे, या फिर आप इकट्ठा लास्ट में आके सॉल्व क्वेश्चन पेपर या क्वांटम लेके बैठोगे तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. ऑफ कोर्स सी बात है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ोगे तभी आप टॉपर बन सकते हो. अदरवाइज जो रेस होगी वो कितने की होगी, उससे पासिंग मार्क्स की होगी, और पासिंग मार्क्स में आपको पता ही है कि फिर कुछ नहीं आता है. ठीक है, तो इसलिए अपने बिजनेस को लेके सिंसियरिटी रखिए कि अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी. कहीं पे भी जाना है, कुछ भी जाना है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने शायद पूरे 2 महीने 2 साल में, लास्ट के 2 ईयर में मैं शायद, आप मेरी पूरी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखेंगे, सिर्फ एक बार मैं एक शादी में गई हूँ, उसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं गई. मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको भी नहीं जाना, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसके लिए जब वो अपनी शादी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आपके काम के लिए, तो आप अपना काम क्यों छोड़ रहे हो उनकी शादी के लिए. जरूरी है कि अपने बिजनेस को कम से कम प्रॉपर हर दिन 1 घंटा ही दो, सीखने के लिए ही दो. आप किसी से बात ही कर रहे हो, किसी से कॉलिंग ही कर रहे हो, लेकिन प्रायोरिटी रखनी बहुत जरूरी है. ये ध्यान रखना कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्यों बिजनेस में स्टार्ट किया और क्या आपका गोल है. अगर एक गोल सेट नहीं होता है तो आपको नहीं पता होता कि भागना कितनी स्पीड से है, किस डायरेक्शन में है, वो कुछ भी नजर नहीं आता है, कोई स्टेप्स नहीं दिखाई देते हैं, कोई लिफ्ट नहीं लगा सकते आप. अगर आपको पता है कि नहीं यार, ये है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है,
ये मेरा अगले साल में मेरा जो भी ये फर्स्ट है इसमें मुझे ये काम करना ही करना है, एनी हाउ करना है। तो आपको अपने आप रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं, अपने आप आपको स्टेप्स पता चलने लगते हैं। तो इसलिए जरूर है कि अपने जो डायरी में आप लिख रहे हो ना, अपनी डायरी में लिख रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज इतने टाइम में करना है, आपको ये चीज इस तरीके से चाहिए ही चाहिए, तो उसको प्लान कीजिए, उसको हर दिन टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा कंसंट्रेटेड वाला उसमें दीजिए ताकि अपना बेस्ट कर सको। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट, दैट इज कि रेगुलर एफर्ट, आपका रेगुलर एफर्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे। क्या आपने कल में प्लान दिखाया था? क्या आपने परसों प्लान दिखाया था? क्या आपने 3 दिन छोड़ के प्लान दिखाया था? क्या क्या ऐसा हुआ था कि आपने कल कोई वीडियो देखी थी या फिर उसको वीडियो देखने के बाद में भी नोट किया था? अगर ये सारे स्टेप्स आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मुझे पता है कि क्या आप अपने आप से ही लॉयल नहीं हो पा रहे हो कि नहीं यार मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर आपने प्लान किया कि नहीं यार ये मुझे इनकम चाहिए ही चाहिए, अगर ये प्लान किया हुआ है तो रेगुलर बेसिस पे रेगुलर एफर्ट कीजिए कि नहीं आज या फिर वीडियो देख लेते हैं, आज 1 घंटा है तो 1 घंटे में मतलब 5 कॉल्स तो हो सकती हैं आराम से, 10-10 मिनट की भी। तो सुबह में जिस तरीके से खाना खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, उसी तरीके से 3 टाइम अपने अपलाइन को और अपनी डाउनलाइन को कॉल करना रख लीजिए खाना खाने के जस्ट बाद। ये मेरी तरफ से डॉक्टर वाली एडवाइस है आप लोगों को कि खाना खाने के बाद में अपलाइन को कॉल और देन उसके जस्ट बाद में डाउनलाइन को कॉल। अगर इस तरीके से आप रेगुलर कॉलिंग्स करना शुरू कर देंगे, रेगुलर अपनी पर्सनालिटी पे पर काम करें, क्योंकि पहले जब आप इस बिजनेस में आते हो ना तो सबसे पहले आप पैसों के पीछे मत भागो। आप ये देखो कि जो आपका सीनियर है, जो आपके सीनियर है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, किस तरीके से वो पॉजिटिवली बात करते हैं, किस तरीके से वो ग्रूम्ड है। तो वो जितना ज्यादा आप देखोगे आपकी शर्ट पिन अप है कि नहीं, आप देखोगे कि आपका बात करने का तरीका, आपके वॉइस में क्लैरिटी कितनी अच्छी है, आप एक एक लाइन को साफ तरीके से बोल पा रहे हो। तो वो जितना अच्छा आप इम्प्रूव करोगे उतना ज्यादा आपके रिजल्ट अच्छे होंगे और रिजल्ट की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आप बढ़ा दोगे अगर आप सिर्फ अपनी पर्सनालिटी पे सबसे पहले फोकस करोगे। देखो आज भी अगर आप अपने आप को जीरो करते हो ना, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आज में देखो कि आपके अपलाइंग से आप जो फॉलोअप करा रहे हो उनके बात करने का तरीका ऑब्जर्व कीजिए कि कितना ज्यादा बेटर है, और उसको उस तरीके से करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको हर फेज में रिजल्ट्स मिलेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रेनिंग का पार्ट बनना। आज मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी एजुकेशन ही आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिला सकती है। अगर आपने जो भी आपने बीकॉम किया होगा या फिर आप इंजीनियरिंग में होंगे या फिर कोई भी आप प्रोफेशन में होंगे जो अभी ऑटो में अभी आप कर रहे होगे, अगर उसमें आपने अभी एजुकेशन नहीं ली होती, आपने बीटेक नहीं किया होता, आपने बीकॉम नहीं किया होता और आप बैंकिंग में गए होते, आप यहाँ पे इंजीनियरिंग का कोई भी काम कर रहे होते बिना एजुकेशन लिए, तो क्या आपको वहां पे गुड एक्सपीरियंसेस मिलते? नहीं, आपको मिलते बैड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और जब बैड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो आपको वहां पे इनकम आती नहीं आती। लेकिन क्योंकि आपके पास में एजुकेशन होती है, तो जब आप वहां पे जाके आपको बैड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो आप क्या करते हो, घर आते हो और घर आके जब आपके वहां पे जो सीनियर होते हैं उन्होंने डांटा होता है कि आपको अभी तक ये भी नहीं पता आपने अपनी इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई की थी, आपने अपने बीकॉम में क्या पढ़ाई की थी, आपको ये भी नहीं पता स्टैटिक्स कैसे करना है। तो आप आते हो घर और घर आके अपनी बुक निकालते हो और उस बुक में जाके देखते हो कि कहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ था और उसको पढ़ते हो और पढ़ने के बाद में जब उसको कन्वर्ट करते हो तो वो गुड एक्सपीरियंसेस में काउंट होता है। कभी आप ये सोच के देखो कि हर जगह पे हर जगह पे एक इंसान क्यों एक एक्सपीरियंस पर्सन को मानता है कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। एक्सपीरियंस पर्सन कैसे एक्सपीरियंस बन जाता है? जब वो मिस्टेक्स करता है और मिस्टेक्स को सुधारना जानता है कि मिस्टेक सुधारी कैसे जाती हैं। तो जब तक वो मिस्टेक्स ही नहीं करता तो सुधरते कैसे? और अगर उसके पास में एजुकेशन ही नहीं होती तो वो अपने बैड एक्सपीरियंसेस को गुड एक्सपीरियंस में कैसे कन्वर्ट कर लेता? और अगर उसके पास में रिटन फॉर्मेट में नहीं होती तो उसको ये पता ही नहीं होता कि कहाँ पे ढूंढना है इसको, किस चैप्टर में ये लिखा होगा यही नहीं पता होता। उसी तरीके से ये बहुत जरूरी होता है कि हमको जो भी ट्रेनिंग मिल रही है, हर ट्रेनिंग में एक ऐसा पॉइंट होता है ना जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिला सकता है। इसलिए मुझे याद है कि आज तक मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी 90% से 95
परसेंट की ट्रेनिंग मैंने अटेंड की हुई है। वो ऐसी ट्रेनिंग छूटी है जब शायद मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं रही होंगी, इसी वजह से छूटी है। अदरवाइज 95% ट्रेनिंग मैंने अपनी अपनी पूरी जर्नी में मैंने अटेंड की हुई है। वो क्यों अटेंड की है? क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरीके से मोबाइल को चार्ज होने के लिए चार्जर की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से मेरे माइंड को भी चार्ज करने के लिए चार्जर की जो जरूरत काम करता है वो ट्रेनिंग करती है। ठीक है, और अगर मैंने अपने माइंड को चार्ज नहीं किया ना, तो फिर मेरे ख्याल से बैटरी लो हो जाएगी और फिर उसके बाद में फोन मेरा डेड हो जाएगा। तो वो काम नहीं करना है कि माइंड डेड नहीं करना है, अपने आप को चार्जर रखना है ताकि आप अपनी टीम में वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सको। कभी आपको लगे कि नहीं यार मुझे अपनी टीम में ट्रेनिंग करनी है, अपने मंथ की प्लानिंग डिस्कस करनी है, तो आप ये डाटा को लेके सामने बैठ सकते हो और उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग दे सकते हो। और जितनी अच्छी टीचिंग करोगे, जितना अच्छा स्टूडेंट होगा, उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने जितने भी लोग हैं, एक एक एसोसिएट को अपने ट्रेनिंग का पार्ट बनाने की कंपल्शन रखें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं कि नहीं एक एक पर्सन को ट्रेनिंग का पार्ट बनाना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिजेक्शन हैंडलिंग। आज के टाइम पे कौन सा ऐसा पर्सन होता है जिसको रिजेक्शन नहीं मिला होता है? कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको कोई फील्ड में रिजेक्शन ना मिला हो? हर पर्सन को रिजेक्शन मिलता है। मैंने जहां तक देखा हुआ है, एक छोटे से स्टूडेंट को जिसका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, साइकिल नहीं दिलवाते हैं पापा, कुछ भी स्टार्टिंग से ही रिजेक्शन मिलता रहता है हमें। स्टार्टिंग से ही कपड़े ले रहे हैं, कपड़े में 4 लोगों को रिजेक्ट किएंगे तो एक जगह पे लेंगे तो उनको भी रिजेक्शन हम दे रहे हैं। जब इंटरव्यू में हम पास कर रहे हैं एक इंसान, तो हम 4 लोगों को और रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्शंस तो इस लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, कभी भी ऐसे लोगों के बारे में सुन के जो आपकी निंदा कर रहे हैं, जो आपकी बुराई कर रहे हैं, उससे उससे अपने अपना जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसको उसको घबरा के खत्म नहीं कर देना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको लक्ष्य मिल जाता है तो लोगों की राय बदल जाती है। ठीक है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे ये देखें कि मुझे रिजेक्शन क्यों मिल रहे हैं। रिजेक्शन मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्यों मिल रहे हैं, वो क्यों को सही कीजिए। अगर वो क्यों के ऊपर आप काम करना लग जाओगे, तो आपके जो रिजेक्शंस मिलने के जो रेट हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, और उसको आपको रिजल्ट ज्यादा ओरिएंट करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए। ठीक है, उन अपना कुछ नहीं जाता है, ये वक्त वक्त की बात होती है और वक्त सबका आता है। ठीक है, इसलिए प्लानिंग हमेशा कीजिए कि अपने रिजेक्शंस जो भी मिल रहे हैं उसमें से सीखिए। जब भी मेरे पास में कोई नेगेटिव पर्सन सामने बैठता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको देख के सोचती हूँ कि मेरा नया क्वेश्चन पेपर है, जो आउट ऑफ सिलेबस जो आता है, जो आउट ऑफ सिलेबस वाले जो क्वेश्चन पेपर है, ये नया क्वेश्चन पेपर मुझे देके जाएगा। अगर मैंने इसको कुछ समझ गया ना कि इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर नए आ रहे हैं, तो मैं अपने अप्लाई से और अच्छी प्रिपरेशन कर लूंगा ताकि मैं एग्जाम में पास हूँ, और एग्जाम में अगर मैं पास हो गई तो डेफिनेटली रिजल्ट मेरे मुझे बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए रिजेक्शन से ना घबराएं, ये इस चीज से घबराएं कि मैं अपनी जो मिस्टेक कर रहा हूँ वो मैं बार बार ना करूं। एक बार करना बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि उससे आप सीखते हो। लेकिन अगर बार बार करे हो तो वो बेवकूफी हो जाती है। तो बार बार करके बेवकूफी नहीं करनी है, उसको सही करना है। और ये ढूंढिए कि किस तरीके से आप बेटर कर सकते हैं। पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। आप अगर एक लाइन भी बोल रहे हो ना, तो एक लाइन के बोलने का भी तरीके में पॉजिटिविटी होती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो आप ग्रैब ऑन कर सकते हो। ठीक है, आप उससे सीख सकते हो, आप उससे पॉजिटिविटी ले सकते हो। तो इतना पॉजिटिव अपने माइंड को रखिए। सर ये इंसान ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सर इंसान क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है। सर मेरा आज टाइम बहुत खराब हो गया, सर मेरा टाइम क्यों खराब हो गया, आज मैंने कुछ सीखा नहीं इसी वजह से खराब हो गया। सर आज आज ये सर ये जो लोग हैं ये ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, क्या मैं अपना अच्छा मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है तो मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो मेरी एक एक लाइन में, जिसमें आपकी पहली लाइन में आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी और दूसरी लाइन में आपको सॉल्यूशंस खोजने के आंसर मिल रहे होंगे, जिससे आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अपने वर्ड्स में भी पॉजिटिविटी लाइए कि जितना आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। ये ज्वाइन नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, सर ये गलती हो रही है, सर ये गलती क्यों हो रही है, सर अभी बहुत टाइम हो गया, सर ये इतना टाइम क्यों हो गया, मैंने कहाँ पे गलती कर दी। तो ये इस तरीके से अगर आप बात करते हो, तो आपको सामने वाले से आप सोल्यूशन मांगते हो, सोल्यूशन से आपको हमेशा रिजल्ट अच्छे मिलते हैं इंडिपेंडेंटली। एक माइंडसेट होता है, जैसे मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों का, हम सभी लोगों का इनफैक्ट मैं कहूंगी कि दो लाइफ होती है। ठीक है, एक दो लाइफ में हम बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है,
पहले कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें खाना वगैरह सब कुछ ला के दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद में करते करते जो हमारी सेकंड लाइफ होती है कि हम अब कुछ कमाने लायक हो गए और अपने पेरेंट्स को बैक देंगे, तब तक हमारी मैरिज हो जाती है और हम दूसरी लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। तो ये इंडिपेंडेंसी ना हमारे अंदर जल्दी आ नहीं पाती है। लेकिन यही दूसरी जगह पे अगर आप फॉरेन्स की बात करोगे तो वहां पे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टार्टिंग से ही अपने बारे में प्लान करते हैं कि नहीं, मुझे किसी और के पैसों पे नई चीजें करनी है, अब मुझे खुद में कमाना है और अपनी फैमिली को रिटर्न करना है, चीजें बेटर करनी है। तो अपने यहाँ पे भी अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनो। सबसे पहली चीज तो इंडिपेंडेंट बनो। हर एक चीज को लेके फैमिली प्रेशर हर इंसान के पास में है, हर इंसान के पास में फैमिली प्रेशर। आज मेरी मम्मा ने भी ऐसा नहीं बोला था कि नहीं मुंबई जाना है, ये बेटा 10,000 रुपए ले लो, ठीक है 10,000 रुपए ले लो और जाओ मुंबई आराम से घूम के आओ। ऐसा कुछ नहीं बोला था उन्होंने भी मुझे डांटा था, उन्होंने भी मुझे बोला था। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आपको दिख रही है ग्रोथ, आपको दिख रहा है कि नहीं यार इनकम हम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी टीम को भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो अपने अपलाइन से सीखिए कि सिखाना कैसे होता है। अपने अपलाइन से सीखें कि किस तरीके से मैं अपना खुद में इनिशिएशन ले सकता हूँ। अगर अपलाइन की आज कॉल नहीं आई है तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ। मैं सुबह में जैसे अगर अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कॉल कल भी नहीं आएगी। कल भी जो मैंने आपको बोला है कि 3 टाइम कॉल करना है, तो उस इसमें से भी अभी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर होंगे। कहते हैं ना कि आप रास्ते पे अगर चल रहे हो, तो हर कोई इंसान उसी डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा होगा। लेकिन कुछ तो ऐसे मिल जाएँगे जो उसी डेस्टिनेशन पे होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो आज मैं जो बता रही हूँ उसको कल से फॉलो करना शुरू हो जाएँगे, कुछ तो होंगे। और जो वो कुछ होंगे वही इतिहास रचते हैं। तो हमको इतिहास रटना नहीं, हमको इतिहास रचना है और ऐसे लोगों से इतिहास रचना है जो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट हो, अपनी टीम को लीड करना जाने, अपनी टीम को खुद कॉलिंग करना है और खुद ही में अपने क्लाइंट से कॉल करके पूछें कि सर आज मैंने ये प्लान किया हुआ है, कल मुझे ये प्लान करना है और मैंने इतने लोगों से बात की हुई है, आप बताइए सर कुछ और चेंजेस करने हैं तो बताएँ, डेफिनिटली मैं उसको अप्लाई करूँगा सर। तो इस तरीके से जो काम करते हैं, वो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। एंड वेरी इंपोर्टेंट जो मैंने अभी-अभी जस्ट बताया कि अप्लाइंग की वैल्यू एक पर्सन होता है जो हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स के बाद में अपना बेस्ट हमारे सपनों के लिए सोचता है। वो आप उनको देखोगे, मैं मेरे साथ में मेरे जो अपलाइंस हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक-एक करके कच्ची मिट्टी की तरह थी मैं और एक मूर्तिकार मिल जाना, ठीक है? और आज अगर वो मूर्तिकार की वजह से आज मैं पूरे मैंने अपनी पूरी जर्नी की बात कर रही हूँ, 2 साल हुए हैं, मैं 24 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमा चुकी हूँ इस बिज़नेस से। तो आज वो कच्ची मिट्टी अगर यहाँ तक पहुँच चुकी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे मूर्तिकार की वज़ह से। तो उनकी इम्पोर्टेंस वो हम कोई ऐसा अपलाइन होता ही नहीं है जो ना चाहे कि मेरे अप डाउनलाइन का चेक ना बने। और अगर वो चाहते ही चाहते हैं कि मेरे डाउनलाइन का चेक बने तो वो रास्ता भी वही बताएँगे जिससे आपका चेक बने। तो अगर वो कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कि आज तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, दैट मीन्स कि वो आपका चेक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आपके सपने पूरे कराने के लिए कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे अपलाइन हमारे सपने बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से मुझे वो इम्पोर्टेंस, वो रिस्पेक्ट देनी है। आज भी मेरे अपलाइन को कॉल आता है, तो मैं बाकी कॉल कट करके तुरंत अपने अपलाइन की कॉल उठाती हूँ कि नहीं रुकिए, अभी मेरे अपलाइन का कॉल आया, रुकिए मैं बात करती हूँ आपसे। क्योंकि मैं जितनी इम्पोर्टेंस दिखाऊँगी, उतनी ही ज़्यादा मेरे डाउनलाइन को भी समझ में आएगा कि मैम ने कॉल कट कर दी मेरी, सिर्फ़ उनके अपलाइन की कॉल आ रही थी इस वजह से। तो अगर मैं ऐसा करूँगी, मेरी डाउनलाइन फ़ॉलो करेगी, मैं उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनूँगी, मेरी डाउनलाइन पार्ट बनेगी, मैं उस मीटिंग का पार्ट बनूँगी तो मेरी डाउनलाइन करेगी। तो जैसा आप अगर अपलाइन अच्छा चाहते हो, तो आप भी एक अच्छे डाउनलाइन बनना स्टार्ट कर दो। जितने अच्छे आप डाउनलाइन बनोगे, उतना ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ एक बिजनेस की शुरुआत, एक बिजनेस में एक अच्छे माइंडसेट, जिस तरीके से आपने रिजेक्शन हैंडलिंग के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आज इस बिजनेस को लेके जिद ठान कि नहीं यार मुझे बहुत अच्छे तरीके से करना है और अपने अपलाइन को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए अपना रेगुलर एफर्ट करना है। लेकिन अब मुझे फोकस कहाँ पे करना है, फोकस कहाँ पे करना है, किस तरीके से मेरा फोकस रहेगा। पहला फोकस रहेगा कि अपनी टीम को मल्टीप्लाई कैसे करना है, अपनी टीम को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मान लो मेरे टीम में आज 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 10 की ज्वाइनिंग कराई, कितने की टीम हुई? 100 की। 100 लोगों ने 10 की ज्वाइनिंग कराई, कितने की टीम हुई? 1000 की। ठीक। आज 1000 लोगों ने ज्वाइन कराया 10-10 लोगों को, तो कितनी टीम हुई? 10,000 की। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर बनाया जाए।
अब प्रेजेंटर बनाने में कितना टाइम लगता है? आज मैं आपने उस पर्सन को कॉल किया, आज पर्सन से बात की, बेसिक ट्रेनिंग की। कल आपने उस पर्सन से बात किया, उनको जितने भी फॉलोअप्स थे वो फॉलोअप्स तैयार करवाए। परसों उन्होंने अपने 30 मिनट्स की प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, मतलब 3 से 4-5 दिनों में वो पर्सन को नॉर्मल बेसिक्स हर एक चीज क्लियर हो चुका है प्रेजेंटर बनने में। मैंने देखा है कि मोस्टली जो लोग प्रेजेंटर होते हैं वो जल्दी क्विट नहीं करते हैं, ठीक है? तो अपने टीम में जितना अच्छा आप प्रेजेंटर बनाओगे, प्रेजेंटर में भी जिसको फॉलोअप्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, प्रेजेंटर में भी जिसको फॉलोअर्स बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। आपको प्लान्स दिखाने, अगर आप देखो कि अगर आपकी टीम मल्टीप्लाई नहीं हो रही है ना, दैट मीन्स कि अप्रोच ही नहीं हो रहे होंगे, अप्रोच ही नहीं हो रहे होंगे, मेन प्लान्स ही नहीं दिखा रहे होंगे। अगर आप अप्रोच ही नहीं कर रहे हो, आज बिलियन मार्केट आपकी पूरी ऑनलाइन बेसिस पे है। आज कहीं न कहीं इतने सारे लोग हैं जो आपको बाहर मिलते रहते हैं। अभी मैं ही जा रही थी, तो मैंने अभी जिस कैब से जा रही थी, कैब में मैं जिस जो ड्राइवर था उससे भी मैंने उसका एड्रेस वगैरह, उसका फ़ोन नंबर वगैरह मैंने लिया कि मिलती हूँ मैं आपसे। तो जहाँ-जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ पे हम किसी न किसी पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन क्या मैं उसके लिए अप्रोच भी कर रहा हूँ? आज मैंने कितने नंबर निकाले, कल मैंने कितने नंबर निकाले थे, या फिर पिछले महीने में जो मेरा डाटा था, वो पिछले महीने में डाटा क्या था? आज मेरी जितनी पोटेंशियल है, क्या उसके हिसाब से मैं प्लान्स ज़्यादा दिखा रहा हूँ, जबकि मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है? तो रेगुलर प्लान्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी टीम में आप नई रिक्रूटमेंट ज़्यादा चाहते हो। इमीडिएट फ़ॉलो-अप, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। वो रेगुलर प्लान्स भी दिखाते हैं, लेकिन कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद में सब कुछ पानी-पानी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, सब खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर कहीं हो सकता है कि कहीं कुकर की सीटी बोल रही होगी। फिर हो सकता है कि कहीं बाहर निकलना होगा, जल्दी जाना होगा, कहीं लेट हो रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो सकता है। मैं वो नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लान दिखाने के बाद में आप तुरंत फ़ॉलो अप नहीं करते। जो क्वेश्चन्स आपको पूछने होते हैं जस्ट प्लान के जस्ट बाद में, वो क्वेश्चन्स नहीं पूछते हैं कि प्लान में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्यों आपको इस बिज़नेस को स्टार्टअप करना चाहिए और इस बिज़नेस में आपको क्या चीज़ ऐसी मिल रही है जो बाहर से नहीं मिल सकती। ये क्वेश्चन्स आप उनसे नहीं पूछते, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा प्लान जो उन्होंने सुना होता है, जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है और आपका पूरा जो आपने जो काम किया होता है वो खराब हो जाता है। तो कोई भी काम को सही तरीके से ना करने से रिजल्ट खराब आते हैं। अगर सही तरीके से करोगे तो आपकी मेहनत भी आएगी और रिजल्ट भी आएगा। वरना लोग बिज़ी तो बहुत होते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं लेके आ पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे होते। अगर सही डायरेक्शन के साथ में मेहनत करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी तरीके से आएँगे। येस, जैसा मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट लीडरशिप, आप अपनी टीम को कॉल करें, बात करें और टाइम से बात करने के बाद में उनके चेक्स प्लान करें। ये नहीं कि आपको सिर्फ 8% करना है, नो। आपने प्लानिंग डायरेक्टर की कब की है? इस महीने में की है, अगले महीने में की है, तो इस महीने में आपको कितना करना है, उसके लिए आपको प्लान्स कितने दिखाने हैं, तो उसके ऊपर बात करें और सबसे अपने अपलाइन से जरूर कनेक्ट करवाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बहुत नोटिस की हुई है नई रिक्रूटमेंट में, कि बहुत सारे लोगों की नई रिक्रूटमेंट इस वजह से भी नहीं आती क्योंकि वो अपने अपलाइन की ग्रेविटी बनाना नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि इस मीटिंग को प्रमोट कितनी अच्छी तरीके से करना है। उनको नहीं पता कि सीएनटी कितनी अच्छी तरीके से प्रमोट होती है और अपलाइन के बारे में आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी जर्नी क्या थी। तो ये इस वजह से ना पता होने की वजह से वो जो इमेज बनाते हैं, अच्छा आ जाइए, इनसे मिल लीजिए, हमारे अपलाइन है, आपको आपसे बात कर लेंगे सर, बात कर लीजिए। और तब तक जब सामने बैठा दिया उनको बात करने के लिए, अपना ध्यान फ़ोन में है, यॉन कर रहे हैं या फिर किसी जगह पे चले गए हैं। हाँ, हाँ सर आप बात कीजिए, जल्दी हमें निकलना भी है, बात कर लीजिए। ऐसा लग रहा है अपलाइन को ही इन्होंने काम दे रखा है। तो वो और इवन कोई ग्रेविटी नहीं, कुछ नहीं। तो ये ज़रूर बताएँ अपने अपलाइन के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ़ आपकी लाइफ़ में चेंज किया। किस तरीके से वो बहुत लोगों की लाइफ़ में चेंजेस ला रहे हैं, किस तरीके से बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज इतनी अच्छी इनकम पे पहुँच पा रहे हैं। तो वो ज़रूर बताएँ। जितना अच्छा बताएँगे। अब जैसे मैं आपके घर, अगर मान लें आपके घर में कोई डॉक्टर आ रहा है, तो डॉक्टर की इमेज आपके दिमाग में आई ना कि अच्छा इनसे तो मैं ये भी पूछ सकती हूँ, अच्छा इनसे ये भी पूछ सकती हूँ। कमिश्नर आ रहे हैं, कमिश्नर की इमेज आपके दिमाग में आई, अच्छा ये तो बहुत बड़े जगह के कमिश्नर आ रहे हैं। तो वो इमेज आपके दिमाग में बन गई, तो आप उनको ट्रीट करना जानते हो कि कितना अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। लेकिन अगर वो इमेज आपके मन में नहीं बनी, तो कोई भी इंसान आ जाए, वो अगर अपने बारे में ना बताए, तो आप उनसे कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे।
कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे, हो सकता है पूरे बताइए क्या काम है, यहाँ पे कैसे आ गए, कुछ भी करके ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इसी वजह से अपने अपलाइन की इमेज जरूर बनानी होती ताकि वो थोड़ा सा सही तरीके से बात करना जाने और सुनने के लिए रेडी हो। इसलिए अपने अपलाइन की इमेज जरूर बनाए ताकि आपको आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। लेवल ऑफ प्रमोशन, ये मैंने एक्चुअली आपकी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके सारे ग्रुप्स की बात कर रही हूँ कि मोस्टली ग्रुप्स में मैंने ये चीज देखी हुई है कि जब भी आप ग्रुप में मैसेज डालते हैं तो ग्रुप में मैसेज डालते ही वो सबकी जो व्हाट्सएप स्टोरी या फिर इवन सब इंस्टा स्टोरी या फिर हर जगह पे नहीं लगता है, बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं या फिर लगाते भी है तो अपने ग्रुप में ही बहुत एनर्जी मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि उनकी डाउनलाइन भी ये चीज देख रही होती है और उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो अपने टीम में प्रमोशन का लेवल बहुत इंक्रीज करें, जितना इंक्रीज कर सकते हैं, जितने लोगों को बता सकते हैं, जिनको पर्सनल ब्रॉडकास्ट बना के भेज सकते हैं, जितना लेवल प्रमोशन होगा उतना ज्यादा रिजल्ट आपको ज्यादा आएंगे। क्यों क्यों हम बाहरी दुनिया के बाकी चीजों से देख के हमें बहुत आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनका पोस्टर बनाने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका जो प्रमोशन होता है, क्यों कैसे इतनी बड़ी मूवी की इतनी बड़ी हाइप बन जाती है। जैसे अभी जो वेब सीरीज आ रही थी उसकी इतनी बड़ी हाइप बन गई। आपको भाई मिर्जापुर के कैरेक्टर्स आके खुद ही थोड़ी ना बताए थे कि भाई हमें अपनी सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? आपको प्रमोशन से पता चला। तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? आपके प्रमोशन से पता चलेगा। तो जितना ज्यादा अच्छा प्रमोशन करेंगे उतने रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। सीएनटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोगों को नहीं बैठाते, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने एसोसिएट्स को भी जरूर बैठाएं और सबको, गेस्ट को भी बैठाएं और साथ साथ में एसोसिएट को भी बैठाएं ताकि वो सीख सकें कि सीएनटी लेनी कैसी होती है। और ये आपको बता दो जितने भी लोग मुझे आज नए बार पहली बार सुन रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। अगर आज मैं सीएनटी ले रही हूँ और मुझे सुनने के लिए अगर 200 लोग भी आ रहे हैं, 100 लोग भी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि 100 लोग मेरा नया नाम जान रहे हैं। तो ये आपके कॉन्टेक्ट को बहुत बढ़ा जाता है। कल को आप चल रहे होंगे रास्ते में, कोई भी इंसान बोल देगा अच्छा इनको तो मैंने देखा था, इनको तो मैंने जाना था। तो इस तरीके से आपके कॉन्टेक्ट बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी सीएनटी हो, देखिए कि वो सीएनटी कैसे लिया जाता है और अगली बार से आप भी लेना शुरू कर दें। अपने टीम में न्यू रिक्रूटमेंट के लिए हर महीने की शुरुआत में प्लान कीजिए कि कितने ज्यादा लेवल अचीवर्स इस बार आप चाहते हैं अपनी टीम में। 8% वाले कितने होने चाहिए, 10% कितनी होनी चाहिए, कितने डायरेक्टर्स आप प्लान कर रहे हो, इसलिए आप प्लान कीजिए और उसके हिसाब से उनको पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लानिंग देना शुरू कर दीजिए। जितने ज्यादा लेवल अचीवर्स होंगे आपके टीम में उतने ज्यादा आपकी भी फोकस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी टीम का भी फोकस बढ़ेगा। एंड यस, जैसा आप लोगों को पता ही है कि वेस्टेज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट से आपको बहुत अच्छे दाम में और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में आपको वेस्टेज मिलती है। ठीक है, अगर आप 3000 से 4 महीने का परचेजिंग कर रहे हो तो 12,000 रुपए लग रहे हैं, बाहर में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से आपको कितने सारे डिस्काउंट मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं बता रही हूँ कि अगर आप 2,500 रुपए सामान आपको 4 महीने में फ्री मिल रहा है ना, आप सोच के देखो कि साल भर में मुझे कितना मिल रहा है। 7,500 रुपए का सामान तो ऐसे ही फ्री मिल जा रहा है। अगर 250 रुपए का सामान मुझे अप्रोक्स में हर महीने फ्री मिल रहा है तो 3,000 का सामान तो मुझे पूरे साल भर में फ्री ऐसे ही मिल जा रहा है। अगर मुझे 250 रुपए डिस्काउंट हो रहा है तो साल भर का कम से कम 3,000 रुपए डिस्काउंट तो ऐसे ही हो जा रहा है। अगर मैं 100 रुपए, अगर मान मान रही हूँ कि मेरा कैशबैक आता है तो साल भर में 1,200 रुपए तो मेरा कैशबैक ही आता है। अभी तो मैंने टीम ज्वाइन करने की बात ही नहीं की, ये तो इतना सारा फ्री अमाउंट तो पहले से, तो इसके लिए आप पैसे बाहर देते ना, लेकिन नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सामान फ्री मिल रहा है। ये प्रॉफिट आपको कहीं और से नहीं मिल सकता जो कि यहाँ से मिलता है, और यही चीज आपको अपने गेस्ट को बतानी होती है। मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि मेरे और आपके में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मेरा बताने का तरीका और आपके बताने के तरीके में डिफरेंस है। जिस दिन वो सेम हो गया रिजल्ट सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने तरीकों को थोड़ा सा सेम करने की कोशिश करें और आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। अपने टीम में कंसिस्टेंसी नंबर्स को बढ़ाना शुरू कीजिए। आज आपके टीम में मुझे नहीं पता, आज मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। आज से अभी अप्रॉक्स में 12 तारीख 13 तारीख तक का टाइम है। अगर आपके टीम में 5 लोग भी कंसिस्टेंसी वाले आपने एंटर करा दिए, तो अगली बार वो रेट बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। उनको ये भी बताएंगे कि कंसिस्टेंसी स्कीम क्या होती है। बहुत सारे लोगों को कंसिस्टेंसी स्कीम में पता ही नहीं होता है कि कौन सी स्कीम चल रही है,
कौन सा सामान फ्री मिलेगा। और वो अपने जब गेस्ट को बता रहे होते हैं ना, जब उनकी क्लोजिंग कर रहे होते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि 3,250 रुपए का अगर आप सामान लेते हो तो आपको ये 2-3 चीजें और सामान फ्री मिल जाएगा अगर आप आज में स्टार्ट करते हो तो। ये चीज वो क्लोजिंग के टाइम पे यूज ही नहीं करते हैं, और यूज नहीं करते हैं तो उनका जो अच्छा इम्पैक्ट होता है ना, वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ पाता है। कंसिस्टेंसी का जो सबसे अच्छा जो बेनिफिट मैंने देखा है, वो देखा है स्टेबिलिटी एंड पैसिव इनकम पे। आपकी आपकी जो स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबिलिटी नहीं होती जो लास्ट के 10 डेज में आती है। वो स्टेबिलिटी होती है जो 1 से लेके 12 के बीच में आती है। 1 से 12 के बीच में अगर आपके साथ में लोग कम हैं, या फिर परचेजिंग कम हो रही है, या फिर पीवी कम आ रही है, दैट मीन्स की स्टेबिलिटी अभी नहीं है, लानी है। ऐसे लोगों को लेके आना है टीम में जो कहीं ना कहीं स्टेबल बिजनेस, कंसिस्टेंसी ले रहे हो। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू पैसिव इनकम, जो आपको अलग से किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप आपको उतना बिजनेस रिटेन होके आ रहा है। और जितना अच्छा रिटेन हो रहा होगा, उतने ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, उतनी ज्यादा पैसिव इनकम आ रही होगी आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है, वो ये है कि रीपर्चेज। अपने बिजनेस में आपको पता होगा 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आर क्यूब जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट, रीपर्चेज एंड रिटेंशन। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिक्रूटमेंट अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटर के नंबर बढ़ाने हैं, प्लान्स ज्यादा दिखाने हैं, और प्लान्स दिखाते दिखाते अपनी टीम में कंसिस्टेंसी के नंबर बढ़ा के आपको रिजल्ट्स ज्यादा ओरिएंट करने हैं। उसी तरीके से सेकंड चीज आती है जो कि रीपर्चेज इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है, जो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को बीट करता है, कि वेस्टीज में रीपर्चेज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रीपर्चेज ज्यादा क्यों होता है, कभी इसके बारे में सोचा है कि वेस्टीज में रीपर्चेज ज्यादा होता क्यों है? रीपर्चेज वेस्टीज में इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि वेस्टीज में प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, और वैरायटी के साथ साथ में वेस्टीज की रेंज भी बहुत अच्छी है। इस वजह से वेस्टीज में रीपर्चेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोगों को पैसिव इनकम ज्यादा मिलती है। लेकिन अब वेस्टीज में तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हमने उतनी वैरायटी ट्राई की होती है? इसलिए अपने जो भी गेस्ट, जिनको भी आपने एक बार परचेजिंग करके ज्वाइन कराया, उनको नए प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताएं कि इसका नया प्रोडक्ट कौन सा है। अभी आपको मैं बता दूं, जो वेस्टीज में एमओएम में जो नई लिपस्टिक अभी आई हुई है, वो बहुत अमेजिंग है। उसका मैंने रिजल्ट देखा और हर पर्सन उसको पसंद कर रहा है। आज के टाइम पे भी जो एश्योर नेचुरल का जो प्रोडक्ट आया हुआ है, उसके भी मुझे रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे मिले हैं। स्पा का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, उसके साथ साथ में बॉडी पॉलिश का रिस्पॉन्स, इवन मोस्टली प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप अपनी वैरायटी को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, जब अपनी अपनी कंसिस्टेंसी में वही 10 चीजों के नाम लिखे हो, बार बार रिपीट में वही आ रहा है। तो हमेशा नए प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि क्या नए प्रोडक्ट्स हम किसको सजेस्ट कर सकते हैं। फीडबैक लीजिए। अपने जो पुराने लोग होते हैं, हम कभी क्या करते हैं, जब रीपर्चेज का टाइम होता है तब उनको कॉल करते हैं। नो, हमेशा उनको बताएं कि नए प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कौन से आने वाले हैं, और नई परचेजिंग में आप कौन सा उनके लिए सजेस्ट कर सकते हो जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। रीपर्चेज के लिए बहुत ज्यादा, रीपर्चेज इवन नहीं, इस बिजनेस में ही आगे ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है एक अच्छे रिलेशन का होना। एक अच्छे रिलेशन का होना, ताकि आप अपनी टीम से पूरी तरीके से कनेक्टेड, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। आप यहाँ पे लोगों को जीतते हो। जितना ज्यादा आप लोगों को जीतते हो, आपके लोग आपके साथ में रिटेन रहते हैं, जो कि हमारे तीसरी चीज है कि रीपर्चेस, रिटेशन, रिटेंशन, रिलेशन बिल्डिंग। अपने टीम से आपका कितना अच्छा रिलेशन है, आप कितना अच्छी तरीके से उनको बात कर रहे हो, उनकी चीजों को समझ रहे हो, उनकी दिक्कतों को समझ रहे हो, उनको सोल्यूशन दे रहे हो, उनको आप प्रोडक्ट्स बता रहे हो, किस तरीके से आप इस बिजनेस में उनको ग्रोथ दिला रहे हो। इवन पहले हेल्थ बेसिस पे आप उनको रिजल्ट बता रहे हो, और उसके बाद में आप बिजनेस बेसिस पे किस तरीके से रिजल्ट दिखा रहे हो। वो रिलेशन का बिल्डअप होना बहुत जरूरी होता है। रिकमेंडेशन लीजिए, और साथ साथ में उनको प्रेजेंटर बनाए। जितने अच्छे प्रेजेंटर्स, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। टीच हाउ टू टीच। यस, अपने जो टीम में जो लोग हैं, जो आपके साथ में एक्टिव, इनएक्टिव या फिर पार्शियली एक्टिव है, उनको ये सिखाइए कि सिखाना कैसा होता है। इससे वो आपके साथ में अटैच में भी रहेंगे, और साथ साथ में आपके साथ में वर्किंग में भी रहेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है जो आज का, वो मैं डेफिनेटली आपसे आज डिस्कस करना चाहूंगी। और लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल प्लानिंग। यस, क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ कि मेरा आगे बढ़ने का बहुत मेन रीजन ये भी रहा है कि मैंने कैलकुलेशन पे बहुत काम किया है। मुझे इतना पता है कि भाई मैं इतने का अगर टर्नओवर दे रही हूँ तो मेरा इतना चेक बनेगा। ये प्लानिंग अगर मेरे पास में होती तो मुझे पता होता कि दौड़ना कितना है, किस स्पीड से दौड़ना है, और कितना जल्दी मुझे ये मिलने वाला है।
तो वही स्ट्रक्चर प्लानिंग आज मैं आपको देके जाने वाली हूँ, ताकि आप लोग कल से ही इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। कल से ही क्यों, इस मीटिंग के बाद से ही शुरू कर दें। मैं आपसे बताऊंगी कि डेफिनेटली अगर आप आज से ही शुरू कर रहे हो, तो आज अगर मैं डेट मान रही हूँ कि 8 तारीख है, तो 8 से मैं अभी ये तो मंथ की प्लानिंग स्टार्टिंग में मैं करती हूँ, लेकिन आपको आज के डेट्स के हिसाब से अगर मैं बता रही हूँ, 8 से लेके आप दिवाली तक का टाइम ले लीजिए। दिवाली तक का टाइम। और उसमें क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 5 लोगों को ज्वाइन करा सकें? आज यहाँ पे बैठा इंडिविजुअल हर एक इंसान की बात कर रही हूँ। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रही हूँ। अपने आप को बस देखना, क्योंकि डिपेंडेंट कभी नहीं रहना है। हमेशा अपने आप को इंडिविजुअल देखिए कि क्या आप 5 ज्वाइनिंग नहीं करा सकते आराम से? डेफिनेटली करा सकते हैं। अगर वो 60 पीवी से भी ज्वाइनिंग हुई, तो आपकी पीवी कितनी हो जाएगी? 300 पॉइंट्स हो जाएंगे बहुत आराम से। एक एनएथ इंसान के हिसाब से बता रही हूँ मैं। आराम से 300 पीवी हो जाएगी। अब मैं 14 तारीख से लेके 20 तारीख की तक की बात करती हूँ। 6 दिन हमारे पास में वहां पे भी रहेंगे। क्या हम उन 5 लोगों के साथ में लग के उनके साथ में भी 8% उनका नहीं करा सकते? 100% करा सकते हैं। उनके साथ में लग जाए और एक-एक पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ पीवी, कुछ ना कुछ उनके साथ में उनका जो रिजल्ट होगा, उनका 8% होगा, वो अचीव करवाएं। आपका टोटल कितना हो गया? अप्रॉक्स में 1800 पीवी 20 तारीख तक आपके पास में आ जाएगी। अब अब मान लीजिए आपने 5 लोगों का 8% कराया, तो कुछ ना कुछ तो लोगों की ज्वाइनिंग भी हुई होगी। मान लीजिए 25 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, या फिर 10 लोग, या फिर 15 लोगों की ज्वाइनिंग होगी। कुछ ना कुछ तो ज्वाइनिंग हुई होगी। अब 20 से लेके 30 तारीख तक में, 20 से लेके 30 तारीख तक में मे भी हो सकता है कि आपके 25 की ज्वाइनिंग हो, लेकिन आपके साथ में काम करने वाले जो लोग हों, वो 10 ही हों। मान लेती हूँ, मैं बहुत कम मान लेती हूँ कि 10 ही लोग हों, और 10 लोगों का आपने फिर से 8% करवा दिया, तो टोटल पीवी कितनी हो गई? 3000। तो टोटल कितना हो गया आपका? 4800 पीवी। मतलब कि आपका फास्ट डायरेक्टर इस महीने में प्लान हो गया। 30 तारीख को जो आप क्लोजिंग कर रहे होंगे 4800 पीवी से कर रहे होंगे, मतलब कि आपकी जो इनकम होगी वो 5000 से 10000 के बीच में आनी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4800 पे जो आपका चेक बनता है वो 8000 समथिंग का बनता है, जो मेरे प्लानिंग के हिसाब से है कि आपका इतना ही चेक बनेगा। और इस तरीके से अगर आप वर्क करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ भी बहुत बढ़ जाएगी। अचीवर्स आप इसी प्लान में ही देख लीजिए। 5 अचीवर आपने स्टार्टिंग, आप खुद अचीवर बने, फिर 5 का अचीवर आपने 8% कराया, फिर 10 का, मतलब 15 8% वाले आपने तो यहीं पे क्रिएट कर लिए। और 15 का 8% कराना कोई बहुत बहुत मेजर टास्क नहीं है। अगर आप करने पे आ जाओ, तो डेफिनेटली आप उसको करा सकते हो, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी वेट मत कीजिए कि कुछ आपके साथ में अच्छा हो तब शुरुआत करें। आज ही वर्क कीजिए और उसको बेस्ट बनाइए। कभी भी अपने वर्ड्स से मत बोलिए, अपने एक्शन से बोलना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच सर। आई होप सो कि आज का जो प्रेजेंटेशन था वो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैंने इसी तरीके से प्लान किया था कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्लानिंग, जो अभी तरीके का जो मैं कह सकती हूँ सारांश है मेरा, वो आपको यहाँ पे दिखा होगा, और यही प्लान करके मैं आज इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई होप सो कि आज आपको बहुत अच्छा आप करेंगे, और अभी इस मंथ में ऐसे रिजल्ट्स निकालेंगे, और ऐसे रिजल्ट्स निकाल के अपना बेस्ट करके दिखाएंगे, और मुझे टैग भी करेंगे, यस मैम आपने जो बोला वो मैंने कर दिखाया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया हम लोगों को, और मुझे लग रहा है कि सभी लीडर्स इससे जरूर इंस्पायर होंगे और अपनी टीम में अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। और मैं, आपने जो कहा मैम कि अगर आप में डेडिकेशन है, आप में जुनून है, तो आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो सभी लोग मैम की बातों से सहमत होंगे, ऐसे मैं आशा कर रही हूँ। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम के वजह से। और मैं टीम राइडर्स का भी धन्यवाद करती हूँ कि मैम का इतना अच्छा टाइम लिया उन्होंने, और हमें उनसे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। थैंक यू सो मच मैम। थैंक अब यू सो मैं मच। माइक सर को हैंड ओवर करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच दीपाला मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के प्रोग्राम को होस्ट किया। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू सो वेरी मच टू पूर्णिमा मैम कि मैम आपने अपना कीमती समय निकाला, और इतनी शानदार ट्रेनिंग और अपनी आपकी जो जर्नी थी बहुत ही इंस्पायरिंग थी, कि किस तरह से एक बीइंग अ लेडी एक छोटे से गाँव से, एक शहर से निकलते हुए आज इतने बड़े मुकाम पर, और वेस्टीज की यूथ आइकन, आज लीडिंग लेडी, सिर्फ लेडीज के लिए ही नहीं, पूरे के पूरे ह्यूमनहुड के लिए आपका जो एक इंस्पिरेशन है आप सभी के लिए।
कि किस तरह से एक छोटे से गाँव से निकल कर भी एक इंसान एक बहुत बड़े मुकाम को पा सकता है। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर। एक प्रोग्राम करते हैं कि जो भी कुछ लोग होते हैं हमारे बीच में, वो बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो भी लोग बात करना चाहते हैं अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं 5 लोगों को ही लूँगा और यहाँ पर बात नहीं करना है, अगर आपका कुछ सवाल है, अगर आप पर्टिकुलरली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप सभी की तरफ से मैं पूर्णिमा मैम को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अगेन कर रहा हूँ आप सभी की तरफ से। तो धन्यवाद मैं आप लोगों की तरफ से कर चुका हूँ। मैम आप देख सकते हैं हाथ कितने खड़े हो चुके हैं। तो मैं सभी को मौका नहीं दे सकता, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लोगों को दूँगा और उन्हीं को दूँगा जिनका वीडियो ऑन होगा। जिनका वीडियो ऑन होगा उन्हीं को दे सकूँगा मैं मौका, हर किसी को नहीं दे सकता। सो सबसे सर पहले और जी, सर आज एक चीज तो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर कि आज यहाँ पे हमारे साथ में 240 लोग रिटेन्ड है। ये चीज देख के मुझे जी, जी, बहुत जी अच्छा मैम। लगा कि मतलब ओके। जी। कि आप लोग इतने डेडिकेटेड हो कि आज मेरे साथ में आज यहाँ पे इस पूरे सेशन का टाइम भी हो रहा था, तब भी आप हमारे साथ में रिटेन है। यही डेडिकेशन आपको बिजनेस में भी दिखानी है, टिक के खेलना है और बढ़िया खेलना है। थैंक यू सो मच जी सर। मैम, बिल्कुल ऑनलाइन मीटिंग का मैम सबसे अच्छी चीज़ यही है कि किसी को हम ज़बरदस्ती बैठा नहीं सकते, एवरीवन इज़ फ्री। हर कोई अपनी स्वेच्छा से यहाँ आता है और स्वेच्छा से सीखता है और स्वेच्छा से ही इंसान कामयाब हो सकता है, दबाव में कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। तो शॉर्ट में अपना सवाल रखिएगा डायरेक्टली और मैम से हमें उसका जवाब मिलेगा, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो सबसे पहले सोहन कामत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा मैम। गुड मॉर्निंग सर ऑलरेडी। मैम आपका जो प्रोग्राम आज का जो ट्रेनिंग था बहुत जबरदस्त था और काफी सारे नोट्स बनाए आपका ट्रेनिंग के माध्यम से। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि देखा गया है कि यहाँ पे लीडर लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत ही अच्छे बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में अपना कैसे सुधार सकता हूँ? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली सर मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जैसे आपने देखा होगा कि हमें कॉलेज में हम स्पीच देते थे। स्पीच देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे? हम कंटेंट तैयार करते थे पहले। हम पहले